तुम्हें यहाँ नहीं आना था, उसका ध्यान मुझ पर था, तुम्हें भाग जाना चाहिए था। अवीर शशि के उसके पास आने पर कहता है। ये सुन शशि नाराजगी से जवाब देते हुए कहती है, आपको अकेला छोड़कर कैसे जाती। वो इतना बोलती है कि तभी वो शेर उछल के उन पर हमला कर देता है। शशि डर के मारे आंखें बंद कर अवीर के सीने से लग जाती है। दूसरी तरफ जादुई जानवरों की गुफा से कुछ ही दूर एक लड़की आसमान में तेजी से उड़े जा रही थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। ये काहिरा थी। वो इस समय युग के बारे में सोच रही थी। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ दर्द भरी आवाज के साथ धीरे से बोली, मुझे माफ करना युग, मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में छोड़ बिना बताए आ गई, पर अगर तुम होश में आ जाते तो मैं तुम्हें छोड़कर न जा पाती। न जाने क्यों पर ये दिल तुम्हें चाहने लगा है, पर हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। हम चाह कर भी नहीं मिल सकते हैं। ये बोले हुए उसका चेहरा जुदाई के दर्द से भरा हुआ था। कुछ देर बाद वो लड़की केंद्रीय राज्य के एक महल के बाहर उतरती है और अपने आंसू साफ कर चेहरे पर एक अलग ही खतरनाक भाव ले आती है और महल के अंदर जाने लगती है। वहां के लोग और सिपाही उसके आगे सर झुका रहे थे। इस घमंड में चल रही लड़की को देख कोई नहीं बोल सकता था कि यही लड़की कुछ देर पहले किसी के लिए बच्चों की तरह रो रही थी। दूसरी ओर अवीर उस शेर के हमले के कारण एक चट्टान से टकराकर जमीन पर गिर गया था और वो शेर जैसे दिखने वाला जानवर उसके ही ओर बढ़ रहा था। वहीं कुछ दूर खड़ी शशि डरते हुए अवीर के पास जा खड़ी हो जाती है। ये देख अवीर गंभीरता से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, उसका ध्यान मुझ पर था, तुम्हें भाग जाना चाहिए था। ये सुन शशि नाराजगी से कहती है, आपको अकेला छोड़कर कैसे जाती। वो इतना बोलती है कि तभी वो शेर उछल के उन पर हमला कर देता है। शशि डर के मारे आंखें बंद कर अवीर के सीने से लग जाती है। तभी अवीर शशि को पकड़ दूसरी तरफ कूद जाता है। वो बहुत तेज था पर उसके सामने एक चौथे दर्जे का एक नील मणि वाला जदूरी जानवर था। उसने अवीर के तेजी से हटने ले बावजूद अवीर के हाथ पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। अवीर के हाथ से खून निकल रहा था। तभी वो जल्दी से हाथ आगे करता है तो उसके निशान से निकल जीनपाश की 2 गोलियां आ जाती है और वो जल्दी से उन्हें निगल लेता है। देखते देख उसके जख्म से खून निकलना बंद हो जाता है। तभी वो अपने हाथ से निशान में से एक छोटी छोटी कांच की शीशी निकलता है और अपनी ओर बढ़ रहे उस शेर के सामने फेंक देता है। वहां गिरते ही वो शीशी टूट जाती है और वहां हल्के काले रंग का धुआं निकालने लगता है। तभी वो शेर उस धुएं में से होते हुए तेजी से शशि और अवीर के ओर बढ़ता है कि तभी वो शेर शशि के ऊपर अपने पंजे से हमला कर देता है, जिसके लगते हैं उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अवीर अभी भी वहां हक्का बक्का खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो इससे पहले होश में आता कि तभी वो शेर अवीर का चेहरा अपने मुंह में भरकर उसके धड़ से अलग कर देता है। दोनों को मरने के बाद वो शेर गुफा में वापस लौट जाता है। वहीं कुछ दूरी पर एक लड़का एक लड़की से पास बैठा उसे बुला रहा था। वो लड़की बेहोश थी। तभी वो लड़का उस लड़की को हिलाते हुए कहता है, शशि शशि उठो, देखो सब ठीक है। तभी शशि धीरे से आंखें खोलती है और एक नजर आस पास देख फिर अवीर को देखते हुए कहती है, अवीर क्या हम स्वर्ग में हैं? पर ये स्वर्ग तो बिल्कुल भी कहानियों के जैसा नहीं है। कहीं हम नरक में तो नहीं आ गए? पर भगवान मेरे जैसी अच्छी मासूम लड़की के साथ ऐसा क्यों करे गए? तभी अवीर उसके करीब आते हुए अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। तभी शशि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अवीर को देखने लगती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी अवीर धीरे से बोलत है, चुप हो जाओ, हम मारे नहीं है, जींद है। मैंने वहां जो कांच की शीशी फेंकी थी वो तुम्हारे दादा की दी हुई 6ठे दर्जे की एक भ्रामक दवाई थी, जो कुछ समय के लिए स्वर्ग मंडल के योद्धा को भी भ्रम में डाल सकती है। तभी शशि बड़ी बड़ी आंखों से अवीर को देखते हुए अपनी पलकें झपकती है। ये देख अवीर जल्दी से उसका मुंह छोड़ देता है। दोनों के चेहरे लाल थे और वहां खामोशी छा जाती है। ब्रह्मा सिटी। लक्षद्वीप से कुछ दूरी पर एक द्वीप जहां पर ब्रह्मा सिटी के नाम से एक राज्य था। यहाँ पर रहने वाली जाति को सभी सर्वश्रेष्ठ जाति कहते हैं। इनको ब्रह्मा पिशाच कहते हैं। वहीं एक महल के अंदर कई लोग आपस में बातें कर रहे थे।
अब हमें कोई नया मुखिया चुनना होगा। ब्रह्मा सिटी अब और अधिक दिनों तक मुखिया वहीन नहीं रह सकती। हमें हमारे पूर्वजों के बताए मार्ग पर ही चलना होगा। अब हमें अन्य जाति के योद्धाओं को भी मुखिया पद के लिए दावेदारी देने का मौका देना चाहिए। ऐसे ही कुछ वरिष्ठ योद्धा आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी एक योद्धा उन सभी की बातों को ना मानते हुए कहता है, अब क्या अन्य जाति के लोग हम पर राज करेंगे, और क्या अब आप सब हमारी सर्वशक्तिशाली रानी को श्राप से मुक्त नहीं करवाना चाहते? ये सुन सभी के चेहरों पर गंभीरता भरे भाव आ जाते हैं, और उनमें से एक कहता है, उनको मुक्त करना मुमकिन होता तो हम अपने प्राण देके भी उनको उस मूर्ति से दोबारा जीवित कर लेते, पर उनको सिर्फ नील अग्नि वाला इंसान ठीक कर सकता है। वहीं महल से कुछ दूरी पर ब्रह्मा कुंड नाम के एक तालाब के किनारे एक बहुत खूबसूरत लड़की की मूर्ति खड़ी थी। ये ब्रह्मा पिशाचों की रानी थी, जिसके बारे में सभी वरिष्ठ बातें कर रहे थे। वहीं उस मूर्ति के अंदर अंधेरे से बनी दुनिया के बीचों बीच हवा में एक लड़की उड़ रही थी, जिसके शरीर को सुनहरी रोशनी ने ढक रखा था। उसकी आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था वो गहरी नींद में सो रही हो। 1 महीने बाद केंद्रीय राज्य के एक सिटी में बहुत चहल पहल थी। वहां लोगों के बहुत से समूह इकट्ठे हुए थे, जो अलग अलग राजघरानों से थे। वहां लोग बातें करने में ही लगे थे कि तभी वहां पर सभी को एक खतरनाक आभा महसूस होती है। उसके साथ वहां एक लड़की आती है, जिसने एक सफेद पोशाक पहन रखी थी, और उसके चेहरे पर भी एक जालीदार पर्दा था। सभी उसके आगे झुककर उसको सम्मान दे रहे थे। ये कोई और नहीं काहिरा थी, जो कि यहाँ केंद्रीय सत्ता की ओर से यहाँ आई थी। काहिरा के बैठते ही एक आदमी, जो वहां के होने वाले मुकाबले का नियम अधिकारी था, वो भरी आवाज में कहता है, आत्मशक्ति प्रतियोगिता शुरू होती है। वहां सभी को पहले से बता दिया गया था कि कौन किससे लड़ने वाला से है। तभी नियम अधिकार सबको समझते हुए कहता है, ये एक परीक्षा है, इसलिए इसमें किसी की जान लेना नियम के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे केंद्रीय सत्ता द्वारा दंडित किया जाएगा। तभी मुकाबला शुरू होता है। मुकाबले के शुरुआत में ही सब लोगों का पसंदीदा योद्धा, जिसे सभी एक प्रतिभाशाली योद्धा मानते थे, इसका नाम आकाश था, और ये इस समय योद्धा मंडल के लेवल 5 पर था। तभी उसके आमने उसका विरोधी आता है, जो कि अभी योद्धा नहीं बना था, पर फिर भी ये मुकाबला हो रहा था, क्योंकि ये मुकाबला ताकतवर युवाओं के लिए था, और यहाँ हर किसी से कोई तो ताकतवर था। मुकाबला शुरू होते ही दोनों अपनी आत्मशक्ति जागते हैं। तभी वो सामने वाला योद्धा आकाश के ऊपर हमला कर देता है। उसका मुक्का सीधा आकाश के चेहरे पर लगने वाला था, पर वो उसके चेहरे से कुछ दूर ही रुक जाता है। देखते ही देख उसकी आत्मशक्ति खत्म हो जाती है। उसके पेट पर आकाश का मुक्का लगा हुआ था, वो वहीं के वहीं गिर जाता है। कुछ देर में वहां दूसरे मुकाबले के लिए एक लड़का आता है, पर उसके सामने कोई योद्धा नहीं आता है। सभी उसके सामने वाले योद्धा को ढूंढ रहे थे, पर वहां कोई नहीं आता। ये देख नियम अधिकारी गंभीरता से भरी आवाज में कहता है, अवीर मौर्य, जल्दी से मुकाबले के लिए आओ, नहीं तो तुम हरे हुए मान लिए जाओगे। लोगों की भीड़ में खड़ी एक लड़की कहती है, अवीर आप कहाँ है? आपने बोला था कि आप जल्दी आए गए, पर अभी तक नहीं आए। तभी वो नियम अधिकारी एक आखिरी बार अवीर को बुलाते हुए कहता है, अवीर जल्दी से मुकाबले के लिए आओ, पर वहां अभी भी कोई नहीं आया था। एक बाजार में बहुत चहल पहल थी। वहां पर बहुत सी दुकानें थी, जहां पर लोग लेन देन कर रहे थे। ये बाजार एक खतरनाक जगह थी। यहाँ पर कातिल या बहुत ही ताकतवर लोग ही आते थे। इसको लोग रक्तबीज मार्केट के नाम से जानते थे। इस बाजार को चलाने वाले रक्तबीज समुदाय के लोग थे। ये समुदाय पैसों के बदले में लोगों को मरने का काम करता है। इस समुदाय में बहुत से बड़े बड़े योद्धा हैं, जिनकी वजह से ये बाजार अभी तक चल रहा है। यहाँ लोग अक्सर किसी की सुपारी देने या गैर कानूनी चीजें खरीदने या बेचने ही आते थे। वहां बाजार में एक व्यक्ति, जिसके चेहरे पर एक नकाब था, जो कि उसकी आंखों को ढके हुए था, बस उसके होंठ दिख रहे थे। वो बाजार में शान से चले जा रहा था। हवा से उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वो लड़का सीधा एक दुकान में जाता है।
और वहां जाके दुकान के मालिक के सामने मेज पर एक बोतल रख देता है। तभी वो दुकानदार उस लड़के को देख झुकते हुए अभिवादन करते हुए कहता है, आइए मास्टर अभीर, आज क्या लेके आए हैं आप? ये सुन वो लड़का, जो कि असल में अवीर था, उसने अपना भेष बदल हुआ था, इसलिए उसने अपना नाम अभीर बताया हुआ था। तभी अवीर कहता है, ये एक चौथे दर्जे की जिनप्राश की गोलियों से भरी बोतल है, इसमें लगभग 100 गोलियां होगी, आप चाहे तो जांच कर लीजिए। ये सुन उस दुकानदार की आंखें चमक जाती है। तभी वो खिसियाते हुए कहता है, मास्टर अभीर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक आपकी किसी भी गोलियों में कोई खामी नहीं निकली, हमें आप पर भरोसा है। ये सुन अवीर मुस्कुरा देता है। तभी वो दुकानदार वही तिजोरी में से एक कार्ड और एक सिक्कों से भरी थैली निकलता है और अवीर को देते हुए कहता है, मास्टर अभीर, ये लीजिए, ये 1 करोड़ सिक्के और ये आत्म कार्ड है। ये बहुत ही काम लोगों के पास होता है। आपके पिछले और अभी के मिलाकर 101 करोड़ रुपए होते हैं। 1 करोड़ इस थैली में है और 100 करोड़ इस कार्ड में। ये सुन अवीर हैरान हो जाता है, पर वो हैरानी के भाव आपने चेहरे पर नहीं आने देता है। वो मन में बोला, इतने पैसों से तो मैं खुद का एक राज्य बना सकता हूँ। ये रक्तबीज मार्केट में खतरा तो होता है, पर कीमत भी अच्छी मिल जाती है। तभी अवीर उस दुकानदार के हाथ से कार्ड लेते हुए कहता है, धन्यवाद आपका, अभी मैं चलता हूँ। ये बोल अवीर वहां से बाहर चला जाता है। उसको जाता देख वो दुकानदार पीछे से कहता है, दोबारा जरूर आना मास्टर अभीर। ये सुन अवीर हाथ उठा हाँ में इशारा कर देता है और वहां से चला जाता है। क्या अवीर समय पर पहुंच पाएगा मुकाबले में? और कौन है ब्रह्मा पिशाचों की रानी? क्यों कैद किया गया है उसे उस मूर्ति में? जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बने रहने हैं हमारे साथ। एक बाजार में बहुत चहल पहल थी। वहां पर बहुत सी दुकानें थी जहां पर लोग लेन देन कर रहे थे। ये बाजार एक खतरनाक जगह थी। यहाँ पर कातिल या बहुत ही ताकतवर लोग ही आते थे। इसको लोग रक्तबीज मार्केट के नाम से जानते थे। इस बाजार को चलाने वाले रक्तबीज समुदाय के लोग थे। ये समुदाय पैसों के बदले में लोगों को मरने का काम करता है। इस समुदाय में बहुत से बड़े बड़े योद्धा हैं, जिनकी वजह से ये बाजार अभी तक चल रहा है। यहाँ लोग अक्सर किसी की सुपारी देने या गैर कानूनी चीजें खरीदने या बेचने ही आते थे। वहां बाजार में एक व्यक्ति, जिसके चेहरे पर एक नकाब था, जो कि उसकी आंखों को ढके हुए था, बस उसके होंठ दिख रहे थे। वो बाजार में शान से चले जा रहा था। हवा से उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वो लड़का सीधा एक दुकान में जाता है और वहां जाके दुकान के मालिक के सामने मेज पर एक बोतल रख देता है। तभी वो दुकानदार उस लड़के को देख झुकते हुए अभिवादन करते हुए कहता है, आइए मास्टर अभीर, आज क्या लेके आए हैं आप? ये सुन वो लड़का, जो कि असल में अवीर था, उसने अपना भेष बदल हुआ था, इसलिए उसने अपना नाम अभीर बताया हुआ था। तभी अवीर कहता है, ये एक चौथे दर्जे की जिनप्राश की गोलियों से भरी बोतल है, इसमें लगभग 100 गोलियां होगी, आप चाहे तो जांच कर लीजिए। ये सुन उस दुकानदार की आंखें चमक जाती है। तभी वो खिसियाते हुए कहता है, मास्टर अभीर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक आपकी किसी भी गोलियों में कोई खामी नहीं निकली, हमें आप पर भरोसा है। ये सुन अवीर मुस्कुरा देता है। तभी वो दुकानदार वही तिजोरी में से एक कार्ड और एक सिक्कों से भरी थैली निकलता है और अवीर को देते हुए कहता है, मास्टर अभीर, ये लीजिए, ये 1 करोड़ सिक्के और ये आत्म कार्ड है। ये बहुत ही काम लोगों के पास होता है। आपके पिछले और अभी के मिलाकर 101 करोड़ रुपए होते हैं। 1 करोड़ इस थैली में है और 100 करोड़ इस कार्ड में। ये सुन अवीर हैरान हो जाता है, पर वो हैरानी के भाव आपने चेहरे पर नहीं आने देता है। वो मन में बोला, इतने पैसों से तो मैं खुद का एक राज्य बना सकता हूँ। ये रक्तबीज मार्केट में खतरा तो होता है, पर कीमत भी अच्छी मिल जाती है। तभी अवीर उस दुकानदार के हाथ से कार्ड लेते हुए कहता है, धन्यवाद आपका, अभी मैं चलता हूँ। ये बोल अवीर वहां से बाहर चला जाता है। उसको जाता देख वो दुकानदार पीछे से कहता है, दोबारा जरूर आना मास्टर अभीर। ये सुन अवीर हाथ उठा हाँ में इशारा कर देता है और वहां से चला जाता है। अवीर रक्तबीज मार्केट में चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर बहुत सी लड़कियों के बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ती है।
जिसकी आंखों में हल्के आंसू और चेहरे पर डर और निराशा के भाव थे। वहीं एक आदमी उन लड़कियों को बेचने के लिए उनकी बोली लगा रहा था, और वहां खड़ी भीड़ में बहुत से मर्द हवस भरी निगाहों से उस लड़की को देख बोली लगा रहे थे। वहां बोली की कीमत अभी 50,000 सिक्कों तक पहुंच गई थी। तभी एक बोली लगता है 55,000। उसे सुन पास का एक आदमी कहता है 1,00,000 सिक्के। उसकी आवाज सुन सब दंग रह जाते हैं। सब उसको जानते थे। इसका नाम बिरजेश था और ये केंद्रीय राज्य के बड़े परिवारों से संबंध रखता था। ये लोगों में लड़की बाजी के लिए बदनाम था, पर राज्य घराने से संबंध रखने की वजह से लोग इसे कुछ नहीं कहते थे। इसका शौक लड़कियों को बिस्तर पर लाके दूसरे दिन छोड़ देने का था। ये एक माहिर तलवारबाज था, इसलिए राज्य घराने भी इसे कुछ नहीं कहते थे। बिरजेश की बोली के बाद सब चुप हो गए थे, कुछ कीमत की वजह से तो कुछ उसके औहदे की वजह से चुप थे। तभी वो बेचने वाला आदमी एक बार फिर पूछता है 1,00,000 क्या कोई और है जो इससे ज्यादा बोली लगा सके? ये सुन बिरजेश कुटिलता भरी मुस्कान के साथ बोला, बिरजेश लाल के यहाँ होते हुए किसमें इतनी हिम्मत जो मुझसे बढ़कर बोली लगाए? बिरजेश ने इतना बोल ही था कि वहां एक जोरदार आवाज आती है 1,00,000 सिक्के। ये सुन सभी एक दिशा में देखते हैं, जहां एक नकाब पहने लड़का खड़ा था। ये अवीर था। तभी वो भीड़ से होते हुए आगे आता हुआ कहता है 1,00,000 इन सभी लड़कियों के लिए। उसकी आवाज सुन वो लड़कियां बेचने वाला आदमी खुश हो जाता है। वहीं वो लड़कियों की भीड़ में खड़ी लड़की घिन भरी नजरों से अवीर की ओर देखते हुए मन में कहती है, ये तो उस बिरजेश से भी ज्यादा हवसी है। मुझे खरीद तो लिया है, पर तुमने एक लड़की नहीं, अपनी मौत खरीदी है। वही खड़ा बिरजेश अवीर को गुस्से से देख रहा था। अवीर ने जाने अनजाने उसकी बेइज्जती कर दी थी। तभी बिरजेश हंसते हुए बोला, बच्चे यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा, चुपचाप घर जाओ और खेलो कूदो। कभी 1,00,000 सिक्के भी देखे हैं जो 1,00,000 की बोली लगा दी? ये सुन वहां खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी अवीर अपने पास मौजूद वो 1,00,000 सिक्कों की थैली उस लड़की बेचने वाले की ओर उछाल देता है। वो आदमी उस थैली को पकड़कर आत्मशक्ति से उसकी जांच करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो नौजवान, तुमने ये बोली जीत ली है। तभी बिरजेश तेजी से अवीर की ओर बढ़ता हुआ अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है, पर वक्त रहते अवीर उस हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। बिरजेश के लगातार होते हमलों से बचने के लिए अवीर अपने शरीर को दाएं बाएं झुका रहा था। तभी वो अपना हाथ उठाता है तो उसके हाथ का निशान चमकने लगा था और उसमें से लाल धुआं निकालकर अवीर के हाथों में एक तलवार का रूप ले लेता है। बिरजेश और बाकी सब उसको देख हैरान थे। अवीर अपनी लाल पारदर्शी तलवार को बुलाकर बिरजेश से तलवार बाजी करने लगता है। दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी, पर अभी तक किसी को भी एक खरोंच भी नहीं आई थी। तभी वो लड़की बेचने वाला आदमी दोनों के बीच आते हुए एक एक हाथ से दोनों की तलवार पकड़ लेता है। इससे लोग को उस व्यक्ति की असल शक्ति का अंदाज लगा सकते थे। पर तभी वो आदमी देखता है कि अवीर की तलवार ने उसके हाथ पर घाव कर दिया है। वो जल्दी से तलवार को छोड़ देता है। वो मन ही मन कहता है, ये कैसी तलवार है? अगर मैं वक्त रहते इसे न छोड़ता तो मेरा हाथ कब का कट चुका होता। तभी वो आदमी गुस्से से बिरजेश को देखते हुए बोला, बिरजेश, ये युवक इस समय रक्तबीज समुदाय का मेहमान है। यहाँ इस पर हमला मतलब रक्तबीज समुदाय पर हमला। तुमसे हमारे अच्छे संबंध है, इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाओ। ये सुन बिरजेश गुस्से का घुट पीके कर रह जाता है और अपनी मुठिया भिजते हुए वहां से चला जाता है। वो जाते हुए भी अवीर को घूर रहा था। वहीं कुछ दूरी पर एक इमारत पर युग यानी नकाबपोश खड़ा ये सब देख रहा था। तभी वो बोल, अवीर, तुम उससे अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसके आगे कमजोर लग रहे थे। तुम्हारी तलवार बाजी की युद्ध कला बिल्कुल बेकार है। दूसरी ओर अवीर उस आदमी को देख उसका शुक्रिया अदा करता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, युवक, तुमने मेरे साथ व्यापार किया है और रक्तबीज समुदाय जैसा भी हो पर किसी के साथ बेईमानी नहीं करता और न होने देता है। तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ये सुन अवीर के चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में उस आदमी के लिए नफरत थी, क्योंकि उसे खुद के फायदे के लिए लड़कियों को बेचने वालों से सख्त नफरत थी।
तभी वो आदमी वहां खड़ी सभी लड़कियों को अविर के साथ जाने को बोलते हैं और वो लड़कियां डरी सहमी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर चलने के बाद जब वो रक्तबीज मार्केट से बाहर निकाल आते हैं तभी अविर रुक जाता है। उससे रुका हुआ देख सभी लड़कियां अविर की ओर देखने लगती है। वहीं वो लड़की जिसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था वो भी अविर को देख रही थी। तभी अविर गंभीरता से बोला, देखो तुम सब, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस इंसानियत के नाते तुम सबको उस आदमी से बचाने के लिए खरीद है। अभी तू सब सावतंत्र हो, जहाँ जाना है जा सकती हो। ये सुन सब के चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी के भाव थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही वो लड़की भी थी, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं। अविर की बातें सुन उसे बुरा लग रहा था। जाने अनजाने उसने अविर को मन में क्या कुछ नहीं बोला दिया था अविर को। तभी अविर गंभीरता से बोला, अब तुम सब ये शुक्रिया अदा करने का समारोह शुरू मत करना। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर एक इंसान दूसरे के काम न आए तो इंसान कैसा। अब तू सब जल्दी से यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं खुद तुम सबको उस आदमी के पास वापस छोड़ कर आऊंगा। ये सुन सभी लड़कियां जी रो रही थी। हल्का सा हंस देती है। वो लड़कियां वहां से जाने लगती है, पर जाते जाते एक एक कर अविर के गालों को चूमते हुए जाती है। ये देख अविर दंग होके वहां खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर में वहां से सभी जा चुकी थी, पर वो लड़की अभी भी वहां थी जिसके लिए बोली लग रही थी। वो दिखने में काफी सुंदर और जवान थी। उसने बहुत ही काम कपड़े पहन रखे थे, जिसके वजह से किसी भी मर्द का ईमान डोल जाए, पर अविर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अविर उस लड़की को देख शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना क्या? कहीं अभी भी तुम मुझे मरने का तो नहीं सोच रही हो? ये सुन वो लड़की, जिसका नाम अवंतिका था, वो हैरान होते हुए सोचने लगी, इनको कैसे पता चला कि थोड़ी देर पहले मैं क्या सोच रही थी। तभी अविर मुस्कुराते हुए कहता है, योद्धा हूँ, लोगों के मन में क्या चल रहा है पहले ही भाप लेता हूँ। तभी अवंतिका गौर से अविर को देखते हुए कहती है, आपको पता था कि मैं आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रही, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों? ये सुन अविर अवंतिका को देख कहता है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। तभी अवंतिका आगे कहती है, पर आपकी जगह कोई और होता तो ऐसा नहीं सोचता। ये सुन अविर मुस्कुरा देता है और अवंतिका को जाने को कहता है, पर अवंतिका मना कर देती है। वो अविर को बताती है कि कैसे उसके परिवार को केंद्रीय सत्ता द्वारा खत्म कर दिया गया था और उसे रक्तबीज समुदाय को बेच दिया गया था। ये सब सुन अविर की मुठिया भिज जाती है। उससे केंद्रीय सत्ता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अवंतिका कहती है, आप कृपया मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी दासी बन के रह लूंगी। अगर मैं वापस गई तो किसी न किसी राक्षस के हाथ लग जाऊंगी, वहां मुझे कौन बचाएगा? ये सुन अविर कुछ सोच में पड़ जाता है। उसको सोच में पड़ा देख अवंतिका सिर नीचे करते हुए कहती है, आप जो बोले गए मैं करूंगी, मुझे आपने साथ रहने दे। आप चाहे तो मेरा फायदा भी उठा सकते हैं, पर मुझे जाने को मत बोले। ये सब सुन अविर हंसते हुए अपने चेहरे से नकाब उतारते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम मेरे साथ रह सकती हो। उधर अवंतिका की नज़ारे अविर के सुंदर चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अविर के बाल पहले से लंबे हो गए थे जो उसने पीछे बांध रखे थे। अब अविर किसी महान योद्धा जैसा दिखता था, को बहुत सुंदर भी था। वहीं दूर से कोई उसे देख मुस्कुरा रहा था। तभी अविर अवंतिका के नजदीक आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अविर की छुअन महसूस कर अवंतिका का चेहरा लाल हो जाता है। तभी अविर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके साथ ही अवंतिका वहां से गायब हो जाती है। इस समय अविर के हाथ का निशान चमक रहा था। दूसरी ओर एक हरी भरी दुनिया जहां मौसम बहुत अच्छा था, वहां की आत्मशक्ति बहुत अच्छी थी। यहां अभ्यास करने वाला दुगनी तेजी से अपनी आत्मशक्ति बढ़ा सकता है, और तो और यहाँ का समय 20 गुना धीरे चलता है, जिससे यहाँ रहने वाला इंसान तेजी से अभ्यास कर सकता है। वहाँ एक लड़की आत्म साधन कर रही थी कि तभी वहाँ अवंतिका के साथ अविर प्रकट होता है। उनके आते ही वो लड़की उठ खड़ी होती है। ये और कोई नहीं कर्स थी। कर्स अविर के पास जाके पूछती है, मास्टर ये लड़की कौन है? ये सुन अविर मुस्कुराते हुए कहता है, ये अब से हमारे साथ में ही रहेगी।
और तुम इसको युद्ध कला सिखाओगी मेरी गैर मौजूदगी में, और हाँ, अच्छे से पेश आना इससे। वही अवंतिका गौर से आसपास देख रही थी। तभी अवीर उसे बताता है कि ये अवीर की दुनिया है जो उसके निशान में समाई हुई है, वो लोग उसके अंदर है, पर अवीर का वास्तविक शरीर बाहर ही है। दूसरी ओर अवीर का शरीर वास्तविक दुनिया में आंखें बंद किए हुए खड़ा था। तभी वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने युग खड़ा था। अवीर युग को एकदम से सामने देख डर जाता है। तभी अवीर अपनी दिल पर हाथ रख बोलत है, आप किसी दिन डरा कर ही मेरी जान ले लोगे। तभी युग मुस्कुरा कर अवीर को देखता है, पर नकाब की वजह से अवीर उसकी मुस्कान देख नहीं पाता है। तभी अवीर युग का अभिवादन करते हुए कहता है, माफ करना मास्टर, पर मुझे अभी केंद्रीय राज्य जाना होगा। मेरा आज वहां आत्मशक्ति प्रतियोगिता का मुकाबला है। अगर अभी नहीं निकाल तो समय से नहीं पहुंच सकूंगा। ये सुन युग हाँ में सिर हिला देता है और अपना हाथ आगे कर स्टोर अंगूठी में से एक नीले रंग की मणि निकलता है जो काहिरा ने उसके लिए छोड़ी थी। अवीर अज्ञानता से युग और नील मणि को देखता था। तभी युग वो मणि अवीर के हाथों में देते हुए कहता है, ये नील मणि है, इसकी आत्मशक्ति तुम्हें खुद में समाहित करनी है। जब तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो मुझसे जादुई जानवरों की घाटी में मिलना। ये बोल युग एकदम से वहां से गायब हो जाता है और अवीर यहाँ वहां देखता रह जाता है। कुछ देर बाद कंदरीय राज्य में आत्मशक्ति प्रतियोगिता का पहला मुकाबला खत्म हो गया था। तभी कुछ देर में वहां दूसरे मुकाबले के लिए एक लड़का आता है, पर उसके सामने कोई योद्धा नहीं आता है। सभी उसके सामने वाले योद्धा को ढूंढ रहे थे, पर वहां कोई नहीं आता। ये देख नियम अधिकारी गंभीरता से भरी आवाज में कहता है, अवीर मौर्य, जल्दी से मुकाबले के लिए आओ, नहीं तो तुम हरे हुए मान लिए जाओगे। लोगों की भीड़ में खड़ी एक लड़की कहती है, अवीर आप कहाँ हैं? आपने बोला था कि आप जल्दी आए गए, पर अभी तक नहीं आए। तभी वो नियम अधिकारी एक आखिरी बार अवीर को बुलाते हुए कहता है, अवीर जल्दी से मुकाबले के लिए आओ, पर वहां अभी भी कोई नहीं आया था। क्या समय पर पहुंच पाएगा अवीर, और क्यों बुलाया है? युग में अवीर को जादुई जानवरों की घाटी में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तभी वो नियम अधिकारी एक आखिरी बार अवीर को बुलाते हुए कहता है, अवीर जल्दी से मुकाबले के लिए आओ, पर वहां अभी भी कोई नहीं आया था। जैसे ही वो नियम अधिकारी बोले जा रहा था कि अवीर को मुकाबले से बाहर किया जाता है, तभी उसी समय एक युवक मैदान में कूदता है, जिसके कूदने से मैदान की जमीन जो पत्थर से बनी हुई थी उस पर दरारें पड़ जाती है। सभी का ध्यान मैदान में खड़े उसे युवक की ओर था। सब जिज्ञासा से उसे देख रहे थे। तभी वहां भीड़ में खड़ी अन्य उसे युवक को देखते हुए कहती है, क्या यह आप है अवीर? तभी वह युवक अपने चेहरे पर से नकाब को हटाता है। नकाब के हटते ही अवीर का सुंदर चेहरा नजर आता है। वहीं दूर सिंहासन पर बैठी काहिरा गौर से अवीर को देख रही थी। उसे ये चेहरा जाना पहचान लग रहा था। वहीं कोई और भी अवीर को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। ये कोई और नहीं बिरजेश लाल था, जो केंद्रीय सत्ता का सेनापति और अवीर से रक्तबीज मार्केट में लड़ाई करने वाला वही बिरजेश था। जैसे ही सभी लोगों ने अवीर का चेहरा देखा था, तभी जो लोग अवीर को जानते थे वो वह हैरान हो जाते हैं। तभी नियम अधिकारी अवीर को दिखाते हुए बोलते हैं, मुकाबला शुरू किया जाए। अवीर के सामने खड़ा लड़का एक योद्धा बन चुका था। वो हाथ में एक भाला लिए अवीर की ओर दौड़ पड़ता है और अपनी आत्मशक्ति जागते हुए अवीर पर भाले से हमला कर देता है। उसका भाला जैसे ही अवीर को लगने वाला था, तभी अवीर 2 उंगलियों से भाले को पकड़ लेता है। ये देख वहां खड़े दर्शक हैरान हो जाते हैं। आन्या भी अवीर की ताकत देख हैरान थी। उसे अवीर की काबिलियत पर भरोसा था, पर उसे भी नहीं लगा था कि अवीर इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली हो जाएगा। तभी अवीर उसके भाले को पीछे धकेल देता है। वहीं भीड़ में खड़ा नावेद, जो कि मौर्य परिवार के मुख्यमंत्री का बेटा था, वहां खड़ा हैरानी और गुस्से में अवीर को देख रहा था। वहीं सिंहासन पर बैठी काहिरा भी कुछ सोचते हुए अवीर को ही देख रही थी। वो मन में ही बोली, ये कौन है? मुझे बार बार इतना जाना पहचान क्यों लग रहा है? इसकी शकल कहीं तो देखी है। दूसरी ओर अवीर से कुछ ही दूर खड़ा वो लड़का अपना भाला लिए अवीर को ही देख रहा था।
उसके हाथ में हरे रंग की आग जल रही थी। वो तभी अपनी आत्मशक्ति को चरम सीमा पर ले जाते हुए अवीर की ओर भागता हुए उछल के हमला कर देता है। वो अभी हवा में कुछ दूरी पर था कि तभी अवीर अपनी लाल कर्स की तलवार को हवा में लहराता है, तो उसकी तलवार हवा को चिरती हुई हवा में एक तरंग सी बना देती है, जो सीधा उस हवा में मौजूद योद्धा जो अवीर की ओर बढ़ रहा था उसे जा लगती है। उसके लगते ही वो योद्धा दूर जा गिरता है। अवीर के इस हमले को देख सभी दंग थे। वहां काहिरा के पास बैठे कुछ वरिष्ठ योद्धा जो इस प्रतियोगिता के निर्णायक भी थे, वो सभी हैरान थे। वो अवीर के प्रदर्शन से बहुत खुश थे। उन चारों योद्धाओं में ये बातचीत चल रही थी कि इसको को अपना शिष्य बनाएगा। उनमें से दो सबसे शक्तिशाली योद्धा जो अवीर को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों लगभग एक जैसे शक्तिशाली थे, पर भैरवनाथ रामदास से थोड़े ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली थे। वो लोग इस पर चर्चा ही कर रहे थे कि मैदान में एक और मुकाबला खत्म हो जाता है। ये आकाश का एक योद्धा के साथ मुकाबला हुआ था। आकाश ने फिर से एक मुक्के में सामने वाले को ढेर कर दिया था। ये देख गुरु रामदास मुस्कुराते हुए भैरवनाथ से कहते हैं, चलिए ठीक है, आप उस पहले वाले लड़के को आपन शिष्य बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जो अभी अभी लड़का लड़ कर गया है, ये मेरा शिष्य होगा। इस पर भैरवनाथ मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देते हैं और मन में बोलते हैं, रामदास तुम शक्ति देख रहे हो और मैं काबिलियत देख रहा हूँ जो मुझे उस लड़के में दिख रही है। उधर एक के बाद एक मुकाबले होते जा रहे थे। नावेद आखिरकार नायर से हार गया था। अभी आन्या और नायर का मुकाबला हो रहा था, जिसमें सभी को देखकर लग रहा था कि नायर आन्या पर हावी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ नायर ही हमला कर रही थी, आन्या सिर्फ अपना बचाव कर रही थी। उधर गुरु रामदास ने नायर को अपना शिष्य बता दिया था, तो भैरवनाथ आन्या को अपना शिष्य बता देते हैं। तभी सब हैरानी से मैदान की ओर देखते हैं। वहां आन्या ने एक बहुत ही खास तकनीक का प्रदर्शन किया था, जो 5 तत्वों में से एक में माहिर होने से मिलती है। ये देख अवीर मुस्कुरा रहा था, इसके साथ ही भैरवनाथ भी मुस्कुरा रहे थे। तभी रामदास हैरानी में बोले, ये क्या इस छोटी सी लड़की ने 5 तत्वों में से एक में माहिरता हासिल की है। दूसरी ओर आन्या ने जल पर माहिरता हासिल कर ली थी। वो बखूबी जल को नियंत्रित कर रही थी। वो जल की 100 तलवारों से नायर पर हमला कर देती है। नायर एक एक कर उनसे बचती और वार कर उनको खत्म करती जा रही थी। तभी देखते देख आन्या उसके सामने आ खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए नायर के सीने पर हाथ रखती है और जोर से कहती है, पावन वेग। ये बोलते ही नायर सीधा मैदान से बाहर जा गिरती है। इस बार ये देख भैरवनाथ भी हैरान थे। तभी रामदास सर पर हाथ रखते हुए कहता है, इसने एक नहीं 5 तत्वों में से 2 में महारत हासिल की है। ये बिना किसी शक के एक माहिर योद्धा बनेगी। मुबारक हो भैरवनाथ, जाने अनजाने मैंने तुम्हें एक प्रतिभावान योद्धा दे दिया। ये सुन भैरवनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक नहीं 2। तभी रामदास अज्ञानता से कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? ये सुन भैरवनाथ मैदान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मुकाबले पर ध्यान दो, जल्दी ही सब समझ जाओगे। ये सुन रामदास हाँ में सिर हिलाकर मैदान की ओर देखने लगता। वहां अभी अभी अवीर ने एक योद्धा को हराया था। अब आकाश और आन्या आमने सामने थे। उनमें से जो जीतेगा वो अवीर से मुकाबला करेगा। अवीर शांति से लोगों के बीच जाके एक कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे अपने मुकाबले की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अगला मुकाबला नहीं लड़ने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि ये मुकाबला आन्या जीतेगी और अगला मुकाबला उन दोनों का होगा और वो आन्या को जिताना चाहता था। उधर मुकाबला शुरू हो गया था। आकाश सीधा आन्या पर एक तलवार से हमला कर देता है। तभी आन्या जल की एक तलवार हाथ में बनाती है और उस तलवार से आकाश की तलवार को रोक देती है। तभी वहां सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वहां आन्या की तलवार आकाश की तलवार को बीच में से चीरती हुई चली जाती है। ये देख आकाश के चेहरे पर हैरानी थी, वही आन्या मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जीते। ये बोल वो मैदान से जाने लगती है। आन्या के इस रवैये से आकाश को अपमानित महसूस हो रहा था।
उधर आन्या को मैदान से बाहर आता देख अवीर घूरकर आन्या को देखता है। आन्या अवीर को देख मुस्कुरा रही थी। आन्या को बाहर जाता देख नियम अधिकारी आन्या को चेतावनी देते हुए पराजित घोषित कर देता है। उधर रामदास ये देख हंसते हुए भैरवनाथ से कहते हैं, भैरवनाथ तुम्हारी शिष्य तो मूर्ख निकली। ये सुन भैरवनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि एक योद्धा के नजरिए से ये मूर्खता भरा काम था, जिससे उसने खुद का और सामने वाले योद्धा का अपमान किया है। पर उसने उस एक वार में अपनी काबिलियत दिखा दी थी और उसने मूर्खता नहीं, विजय का त्याग किया है मित्रता के लिए, और मित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये सुन रामदास मैदान की ओर घूर कर देख रहा था। वहीं अवीर आन्या को डांट रहा था। तभी आन्या मुस्कुराते और अवीर को घूरते हुए कहती है, अगर मैं जीत जाती तो क्या आपने मैदान छोड़ने का नहीं सोच था? आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। अब जाइए और उसे हर कर आइए। ये सुन अवीर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। कुछ ही देर में आकाश और अवीर आमने सामने थे। आकाश की तलवार आन्या ने नष्ट कर दी थी, इसलिए उसके हाथ खाली थे। तभी अवीर आकाश को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मेरी दोस्त ने तुम्हारी तलवार नष्ट कर दी है, इसलिए तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है, इसलिए मैं भी कोई तलवार इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये सुन आकाश जो पहले से अपमानित महसूस कर रहा था, वो गुस्से से कहता है, तुम्हारे उपकार की जरूरत नहीं, तुम अपनी पूरी शक्ति से लड़ो, क्योंकि तुम्हारी दोस्त ने मैदान छोड़ जो मेरा अपमान किया है उसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। ये बोल आकाश गुस्से से लगभग चीखते हुए अपनी आत्मशक्ति जगा के हाथ की मुट्ठी कस लेता है, जिसमें हरे रंग की आग जल रही थी। आकाश तेजी से अवीर की दिशा में बढ़ रहा था। तभी आकाश एक मुक्का अवीर के चेहरे पर मार देता है, पर उसका मुक्का अवीर के चेहरे पर लगता उससे पहले ही अवीर हल्का सा दूसरी ओर झुक जाता है। अवीर सीधा खड़ा हुआ आकाश के मुक्कों से बच रहा था। अब इससे आकाश आग बाबुल हो उठा था। तभी आकाश गुस्से से अपनी आत्मशक्ति को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसी के साथ वो अपनी जेब से खंजर निकल अवीर पर वार कर देता है। अवीर फिर से बच जाता है, पर उसे पता नहीं चला था कि आकाश के हाथ में खंजर है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट का निशान आ जाता है। तभी अवीर अपने चेहरे पर हाथ रखता है और फिर हाथ में देखता है, उसमें खून लगा था। ये देख अवीर को गुस्सा आ जाता है। उधर आकाश के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। तभी अवीर की आंखें लाल रंग में चमकती है और उसके हाथ में लाल रंग की आग जलने लगती है। ये देख भैरवनाथ और रामदास अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी रामदास के मुंह से निकलता है, देविक अग्नि, इस लड़के के पास ये कैसे और क्यों है? भैरवनाथ भी इससे हैरान थे। वही काहिरा के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो मन में बोली, ये कैसे हो सकता है? उधर अवीर पलक झपकते आकाश के पास होता है और एक मुक्का उसके सीने पर मार चुका होता है। वो जैसे ही मैदान से बाहर जाने वाला होता है, अवीर उसके आगे आ उसे पकड़ वापस मैदान में पटक देता है और एक जोर की लात मारता है, पर उसे मैदान से बाहर नहीं जाने देता है। वहीं आन्या और बाकी सब देख रहे थे कि ये शक्ति अवीर के गुस्से से बढ़ती है और इससे अवीर का गुस्सा भी बढ़ता है। आन्या को अवीर की चिंता हो रही थी। तभी आन्या जोर से चीखती हुई अवीर को आकाश को छोड़ने को कहती है। आन्या की आवाज सुन अवीर जैसे होश में आ जाता है। वो देखता है कि आकाश बुरी हालात में जमीन पर पड़ा था। अवीर की आंखें अब पहले जैसी हो गई थी। तभी नियम अधिकारी अवीर को विजेता घोषित कर देते हैं और अवीर वहां से नीचे आते हुए आन्या के पास जा खड़ा होता है। तभी नियम अधिकारी घोषणा करता है कि शीर्ष 10 योद्धाओं को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। इसमें अवीर पहले स्थान पर आया था, आकाश दूसरे स्थान पर, आन्या तीसरे स्थान पर, नायर चौथे स्थान पर और नावेद 5वें स्थान पर था। आन्या और अवीर को भैरवनाथ ने शिष्य मान लिया था और आकाश, नायर, नावेद और भी 2 योद्धाओं को रामदास ने आपन शिष्य बनाया था। अवीर आन्या के पास खड़ा कुछ बातें कर रहा था कि तभी उसको एक खतरनाक आभा महसूस होती है। तभी वो सतर्क हो जाता है। कौन है ये खतरनाक आभा वाला और क्या चाहता है? अवीर से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। केंद्रीय राज्य में आत्मशक्ति प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी,
जिसमें अविर पहले स्थान पर आया था। अभी अविर जीतने के बाद अन्य के पास आकर खड़ा हुआ बातें कर रहा था कि तभी उसे खतरे का आभास होता है। कोई खतरनाक आभा उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी वह दिखता है कि उसके आगे एक लड़की खड़ी होती है। उसके सामने आते ही अविर को घुटन महसूस होने लगती है। उसके पैर खुद पर खुद मुड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। वह अभी अपने घुटनों पर था, वहीं अन्य भी घुटनों पर आ जाती है। उस लड़की की आभा से आसपास के लोग प्रभावित हो रहे थे। ये देखा तभी वो लड़की अपनी आभा को नियंत्रित करते हुए अविर और अन्या को उठने को बोलती है। तभी अविर और अन्या झुकते हुए उसे लड़की का अभिवादन करते हैं, क्योंकि वो जानते थे वह लड़की महारानी की सबसे करीबी तो था काहिरा है। वहां के लोग काहिरा को अविर के पास खड़ा देख हैरान थे, वही गुरु भैरवनाथ भी हैरान परेशान थे। उनको डर था कहीं काहिरा को नाराज ना करते दे। उधर काहिरा अविर को देखते हुए कहती है, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन अविर घबराते हुए कहता है, मेरा नाम अविर मौर्य है। यह आदित्य काहिरा कुछ सोचते हुए अविर से कहती है, क्या तुम कभी मुझसे पहले मिले हो? यह सुन अविर न में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। मैं तो कभी केंद्रीय राज्य भी नहीं आया और नहीं मैं, और मैं आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ। उसी क्षण काहिरा कुछ सोचते हुए वहां से गायब हो जाती है। उसके जाते हैं अविर, अन्या और भैरवनाथ चैन की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद काहिरा कुछ ही दूरी पर आसमान में दिखाई देती है। वह मन में सोच रही थी कि वो युवक है, कौन है और इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था मुझे। यही सोचते हुए वो महल के लिए रवाना हो जाती है। वहां प्रतियोगिता आयोजित स्थल पर भैरवनाथ कबीर के पास आते हैं और अविर और अन्या को बताते हुए उन दोनों को भैरवनाथ ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सुन अविर और अन्या इकट्ठे हुए भैरवनाथ का अभिवादन करते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि भैरवनाथ कौन है। भैरवनाथ ने बहुत बार दुनिया को अनजान खतरों से बचाया है। योद्धा की दुनिया में उनका नाम लोग सम्मान से लेते हैं। उनके द्वारा चुने जाना का मतलब एक महान योद्धा बनने की पूर्ण संभावना है। वीर को पुरस्कार के रूप में बहुत से औषधियां, कीमती पत्थर और कुछ युद्ध कला के दस्तावेज दिए जाते हैं। बाकी के 9 योद्धाओं को भी कुछ चीज दी जाती है। इस सब के खत्म होने पर अविर अन्या को अलविदा कहकर वहां से जादुई जानवरों की घाटी की ओर चला जाता है। अन्या बहुत दुखी थी, क्योंकि हर बार अविर उसे अकेला छोड़ के चला जाता है और इस बार बताकर भी नहीं गया कि कब वापस आएगा। वही अभी तेजी से दौड़े जा रहा था। वह चाहता तो कर्ज की शक्ति से उड़कर जा सकता था, पर वो कर्ज की शक्तियां बचा कर रखना चाहता था, क्योंकि जादुई जानवरों की घाटी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। जादुई जानवर की घाटी। आसमान में घनी काले बादल थे। वहीं एक चट्टान पर वह नकाबपोश यानी युग आंखें बंद करे खड़ा था। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छे अविर, पर तुमने बहुत अधिक शक्तियां उपयोग कर दी इस छोटे से मुकाबले के लिए। युग आत्म दृष्टि से अविर का मुकाबला देख रहा था। वह देखता है कि काहिरा अबीर के पास खड़ी होती है। यह देख वह भी एक पल के लिए डर जाता है, पर जब वह देखता है कि काहिरा वहां से जा रही है तो वो भी चैन की सांस लेता है। वहां अविर जंगलों, पत्थरों, पहाड़ों को पार करते हुए जादुई जानवरों की घाटी की ओर बढ़ रहा था। वह मन में सोच रहा था कि उसने सही कहा था, मेरे तलवारबाजी कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे खुद पर और मेहनत करनी होगी। कुछ देर बाद अविर जादुई जानवरों की घाटी में पहुंच गया था। वह यहाँ युग को ढूंढ रहा था, पर उसे युग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उसकी ओर आ रहा है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है और अपनी तलवार को बुला लेता है। जैसे ही अविर पीछे घूमता है तो वो देखता है कि युग तलवार से उसे पर हमला कर रहा था। तभी अविर अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोक लेता है, पर तुरंत ही वह दूर जा गिरता है। यह देख युग कहता है, तलवार सिर्फ काटने के लिए नहीं होती, इसे चलाते वक्त आपकी ताकत आपकी तलवार से सामने वाले को महसूस होने चाहिए। तुम तलवार को सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, पर अगर तुम तलवार को तलवार की तरह नहीं, खुद के शरीर के एक हिस्से की तरह समझकर फिर किसी पर वार करोगे तो परिणाम कुछ और ही होगे। तभी युग अपनी तलवार नीचे करते हुए अविर को हाथ देकर उठाता है। तभी उठाते ही अविर युग के सामने झुकते हुए अभिवादन करता है। यह देख युग हमें से हिला देता है। युग ने जो तलवार अभी अभी इस्तेमाल की थी
वो तलवार युग की अपनी वो पत्थर वाली तलवार नहीं थी। युग वो तलवार अवीर की ओर बढ़ते हुए कहता है, यह एक बहुत ही रहस्यमय तलवार है जिसकी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें खुद शक्तिशाली होना पड़ता है। आज तक कोई भी इसकी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सका है। वो तलवार देखने में बर्फ की लग रही थी जो कि बहुत चमक रही थी। तभी युग वो तलवार अवीर को देते हुए कहता है, आज से आमतौर पर मुकाबले और अभ्यास के लिए तुम इस तलवार का उपयोग करोगे। जब तक जरूरत न हो तब तक कर्ज की तलवार को इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि कर्ज की शक्तियां सबको दिखाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसे सबसे छुपा कर रखा करो, नहीं तो ये शक्ति ही एक दिन तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। तुमने आज मुकाबले में अपना नियंत्रण भी खोया और कर्ज की आत्मा अग्नि भी सबको दिखा दी, जिसे सभी देव अग्नि के नाम से जानते हैं, और यह सबके पास नहीं होती, या यूं कह सकते हैं किसी के पास नहीं होती। अभी तक के सिर्फ महारानी के पास ही देखी गई थी, पर अब यह तुम्हारे पास भी है। अगर यह बात फैल गई तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। वही अवीर यह सब सुनते हुए और समझते हुए हाँ में सिर हिला रहा था। जैसे ही अवीर वो तलवार हाथ में लेता है, वो झुक जाता है और अचानक उसके हाथ से वो तलवार छूटकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वो तलवार कई टन की थी, जिसे उठाना ही पहाड़ था। चलना तो बहुत दूर की बात थी। अवीर पूरी ताकत लगा के वो तलवार उठा लेता है, पर उसे चलाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तभी अवीर युग की ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में कहता है, मास्टर, मुझे इस तलवार का सही इस्तेमाल पता चल गया। इसे हम दुश्मन को पकड़ा देंगे तो वो हिल नहीं पाएगा और है उसे हरा के जीत जाएगी। ये सुन युग अवीर को घूर कर देखता है। युग को घूरता देख अवीर दोबारा से तलवार चलाने का अभ्यास शुरू कर देता है। देखते देखते रात ही जाती है, पर अवीर अभी भी तलवार चलने का अभ्यास कर रहा था। तभी युग के बोलने पर वो झरने से गिरते पानी के पास नदी में खड़ा होके आपने दोनों हाथ सामने की और सीधे करके उस पर वो तलवार रखा एक पैर पर खड़ा हो जाता है। वो इसी हालात में खड़ा रहता है और सुबह भी हो जाती है। युग ऐसे ही अवीर की शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत कर रहा था, एक अच्छा तलवारबाज बनने के लिए। रात का वक्त था। युग अवीर के पास खड़ा था। अवीर जमीन पर तपस्या की मुद्रा में बैठा था और उसके हाथ में वो ही नीलमणि थी जो युग ने अवीर को दिया था। युग के बोलने पर अवीर उसकी आत्मशक्ति को अवशोषित कर रहा था। उसकी बॉडी नीली पड़ रही थी, उसके आसपास नीले रंग की रोशनी निकालने लगती है। तभी अचानक उसके शरीर के अंदर नीले रंग और लाल रंग की ऊर्जा आपस में लड़ने लगती है, जिससे अवीर की बॉडी कांप रही थी। वहीं खड़ा युग चिंता भरे लहजे में अवीर को देख रहा था। तभी अवीर की नसें नीली पड़ जाती है, उसके हाथ का निशान चमक रहा था। तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नीली ऊर्जा उसके दिल को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, वहीं लाल ऊर्जा उसे बचा रही थी। तभी अवीर की आंखें बंद होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब क्या होगा, आगे कैसे बचेगा अवीर इस मुसीबत से? ये हो जाएगा अवीर का अंत जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अवीर नीलमणि की आत्मशक्ति अवशोषित करके नील आत्म अग्नि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके शरीर के अंदर नीले रंग और लाल रंग की ऊर्जा आपस में लड़ने लगती है, जिससे अवीर का शरीर कांप रही थी। वहीं खड़ा युग चिंता भरे लहजे में अवीर को देख रहा था। तभी अवीर की नसें नीली पड़ जाती है, उसके हाथ का निशान चमक रहा था। तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, उससे दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नीली ऊर्जा उसके दिल को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, वहीं लाल ऊर्जा उसे बचा रही थी। तभी अवीर की आंखें बंद होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब अवीर की आंखें खुलती है तो वो सामने युग को खड़ा पाता है। तभी वो उठाते हुए उदासी से युग को देख कहता है, मास्टर, क्या मैं असफल हो गया? ये सुन युग मुस्कुराते हुए अवीर को देखता है। हालांकि मुंह पर नकाब होने की वजह से अवीर उसकी मुस्कुराहट नहीं देख पाता है। युग अवीर को कोई जवाब नहीं देता है। वो अपनी अंगूठी से एक आईना निकलता है और अवीर के सामने कर देता है। अवीर जैसे ही उस आईने में खुद को देखा है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी इस समय उसकी एक आंख लाल और एक आंख नीले रंग में चमक रही थी।
ये देख अवीर बहुत खुश होता है और युग के गले लगाते हुए कहता है, मास्टर मैं कामयाब हुआ, मैंने नीलमणि की आत्म अग्नि को हासिल कर लिया। तभी युग गंभीरता से अवीर को देखते हुए कहता है, अभी तुम्हारी नील आत्म अग्नि बेकाबू है, तुम्ही इसे काबू में लाना होगा और इसके साथ अभ्यास करके इसे और बेहतर बनाना होगा, तभी तुम पूरी तरह कामयाब हो पाओगे। यह सुन अवीर खुशी से हाँ में सिर हिला देता है। युग अवीर को खुश देख मन में कहता है, इतनी शक्तियां हैं तुम्हारे पास, पर एक छोटी सी शक्ति मिलने से बच्चों की तरह खुश हो रहे हो। ये नील आत्मग्नि के मिलने से इतना खुश हो रहे हो, तुम्हारे पास देव अग्नि है जो उसे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। युग ऐसे ही कई दिनों तक अवीर को तलवारबाजी के साथ नील अग्नि और बहुत सी चीजों का प्रशिक्षण देता है। ये सब सिखाने के बाद युग अवीर को खुद से अभ्यास करने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। अवीर युग के जाने से काफी दुखी था, पर उसे पता था कि जब उसे युग की जरूरत होगी तो वो उसके पास आ जाएगा। नीलगिरी सिटी। नीलगिरी सिटी में मौर्य परिवार के बाजरों और महलों के बाहर बहुत से लोग आपस में लड़ रहे थे। वहां अफरा तफरी का माहौल था। वहां का हालात देखकर कोई भी कह सकता था कि वहां पर युद्ध हो रहा है। असलियत में मौर्य परिवार पर हमला हुआ था और वहां के सभी लोग अपने परिवारों और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। इस बात से बेखबर अबीर और आन्या दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने अपने अभ्यास को बेहतर करने में लगे हुए थे। उधर अन्य प्रशिक्षण केंद्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। गुरु भैरवनाथ उसके प्रदर्शन से काफी प्रसन्न थे। पूरे प्रशिक्षण केंद्र में आन्या को सब जानने लगे थे, क्योंकि वह अपने से ऊपर लेवल के योद्धा को भी आसानी से हरा देती थी और उसने 5 तत्वों में से 2 में महारत भी हासिल कर रखी थी। सभी उसे बहुत ही सम्मान से बुलाते थे। आन्या कहीं पर तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी, तभी वहां गुरु भैरवनाथ आते हैं और आन्या को देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, आन्या वो लड़का जिसने शक्ति प्रदर्शन के मुकाबले में पहले स्थान हासिल किया था, वो कहाँ पर है और अभी तक उसने एक बार भी प्रशिक्षण केंद्र में कदम नहीं रखा है। यह सुना आन्या सबसे पहले गुरु भैरवनाथ का अभिवादन करती है और काफी शालीनता पूर्वक धीमी आवाज में उनसे कहती है, गुरुदेव, उन्होंने आपसे 2 साल का समय मांगा था, तो वह अपना वचन जरूर निभाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वह आपकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं करेंगे और जब वापस आएंगे तो उनकी शक्ति बढ़ चुकी होगी। यह सुन गुरु भैरवनाथ कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर अवीर अभी भी तलवारबाजी और नील आत्मा अग्नि का अभ्यास करता रहता था। वो इस समय दूसरे दर्जे के जादू जानवरों से मुकाबला कर रहा था। उसके सामने 3 सांप जैसे दिखने वाले जानवर थे, जो हर दिशा से तीर की तरह उसे पर हमला किया जा रहे थे। तभी एक जानवर अवीर की ओर उछालकर हमला कर देता है, पर अवीर सतर्क था। वह आंखें बंद करके उनसे लड़ाई कर रहा था। उस जानवर के पीछे से हमला करने से भी वो बचने में कामयाब रहता है। वो अपनी तलवार जो कि युग ने उसे दी थी, उससे पलक झपकते ही एक झटके में उस जानवर का सर धड़ से अलग कर देता। अभी भी अवीर के सामने 2 जानवर थे, जो अपने एक साथी के मरने से बहुत ही गुस्से में थे। तभी उनमें से एक जानवर अपने मुंह से काला धुआं अवीर पर छोड़ देता है। अवीर काफी चौकन्ना और फुर्तीला था। उसे समय पर पता चल गया था कि वो धुआं जहरीला है, इसलिए वह अपनी आंखों के साथ मुंह भी बंद रखता है और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए सांसों को रोक लेता है। तभी धुएं का फायदा उठाते हुए दूसरा जानवर अबीर पर हमला कर देता है, पर अवीर आंखें बंद करके अपने कानों का उपयोग आसपास की चीजों पर ध्यान रखा हुआ था। वो एक तरह से आंखें बंद करके भी सब कुछ देख रहा था। तभी अवीर की तलवार हल्की सी हिलती है और वो जानवर बीच में से कट के 2 टुकड़ों में जा गिरता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी खीरे को बीच में से काट दिया गया हो। वहीं मुंह से काला धुआं फेंक रहे जानवर के चेहरे पर अब डर दिखाई देने लगा था। तभी वह धुएं का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। वह मुड़ मुड़ कर पीछे अवीर को देख रहा था कि कहीं वो उसका पीछा तो नहीं कर रहा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। उसे अवीर अभी भी वही खड़ा दिखाई दे रहा था। तभी वो जानवर जैसे ही सामने देखता है तो सामने एकदम से अवीर आ जाता।
इससे पहले वो जानवर कुछ कर पाता उससे पहले ही अवीर की तलवार सैकड़ों बार हिलती है। वो जानवर अभी भी सामने खड़ा था कि अचानक वो टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। वहीं एक पेड़ के पीछे से एक लड़का अवीर को यह सब करते हुए देख रहा था। वो ये देखकर हैरान था कि जिस जीव से वो योद्धा आंख बंद करके लड़ रहा है, वो भी तीन तीन से, अगर वो खुद होता तो आंखें खोलकर भी एक से भी मुश्किल से लड़ पाता। वो ये भी महसूस कर पा रहा था कि उसके सामने वाला योद्धा लगभग उसके बराबर की आत्मशक्ति वाला योद्धा है। इसी बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान करके रखा था। अबीर वहां उन जानवरों की लाश में से कीमती सामान निकाल रहा था ताकि वो उन्हें रक्तबीज मार्केट में बेच सके, क्योंकि वहां पर हर चीज की अच्छी कीमत मिल जाती थी। अबीर जानवरों से उनकी आत्ममणि निकल रहा था कि तभी वह गंभीरता से कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, किसी को छुपा कर देखना जासूसी कहलाता है, और जासूसी करने वालों को मैं बख्शता नहीं। तो तुम सामने आ सकते हो। यह सुन वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ लड़का सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैंने बस आपको देखकर रुक गया, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, भाई शांत हो जाओ। ये सुन अवीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और बस उन मणियों को निकालने पर ध्यान देता रहता है। तभी वो अभी अभी आया लड़का उन मणियों को देखकर फिर से पूछते हुए कहता है, भाई आपके पास यह तीन एक जैसी मणि है, तो तीन की तीनों तो आपकी किसी काम के नहीं है, क्या आप एक मुझे बेचना चाहोगे? यह सुन अवीर मुस्कुराहट के साथ पीछे देखा है और उसे लड़के से कहता है, मैं यह तीनों मणि रक्तबीज मार्केट में बेचने वाला हूँ, अगर तुम मुझ अच्छी कीमत दे सकते हो तो एक क्या तीनों ले सकते हो? वह लड़का कुछ सोचते हुए अवीर को देखकर कहता है, तो भाई क्या कीमत होगी एक मणि की? ये सुनकर अवीर शैतानी मुस्कान के साथ उस लड़के को देखकर कहता है, हर एक मणि की कीमत 10 लाख सिक्के, तीनों के मिलाकर हुए 30 लाख सिक्के, सोच लो, अगर ले सकते हो तो ले लो। ये सुन वो लड़का हैरान हो जाता है, क्योंकि दूसरे दर्जे के जानवरों के आत्ममणि की कीमत 1 लाख से 2 लाख सिक्के के बीच होती है और यहाँ वो उसे सीधा 10 लाख की कीमत बता रहा है। पर फिर भी वह लड़का कुछ सोचते हुए अवीर को देखकर कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस बार यह सुनकर वीर हैरान हो जाता है, पर वह ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि उससे बस सिक्कों से मतलब था, बाकी उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। तभी वह लड़का अवीर को देखते हुए कहता है, देखो, अभी तो मेरे पास इतने सिक्के तो नहीं है, पर मैं तुम्हें जल्द ही सारे सिक्के दे दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ 10 लाख सिक्के हैं, बाकी के 20 लाख सिक्के मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। अवीर उस घूर कर देखता है, पर वह थोड़ा सोते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ये देखकर वह लड़का खुश हो जाता है और चहकते हुए अवीर को देखकर कहता है, भाई क्या तब तक के लिए मैं आपके साथ सफर कर सकता हूँ, बस तब के लिए जब तक मैं आपके 20 लाख सिक्के नहीं दे देता। अवीर हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से आगे चल जाता है। वो लड़का खुश होते हुए उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ युग नीलगिरी के एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर मौर्य परिवार के राज्य की तरफ देख रहा था, जो कि खंडार बन चुका था। वहां पर कोई हलचल नहीं थी, सब टूटा फूटा जला हुआ था। वहीं अवीर को तो इसकी भनक भी नहीं थी कि उसका परिवार को खत्म कर दिया गया है। युग जब तक यहाँ पहुंचता उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। वहीं नीलगिरी के बाकी के दोनों परिवार मौर्य परिवार के खत्म होने से काफी खुश थे। वो कब से जो करना चाहते थे वो आज किसी और के जरिए कर दिया गया था, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा करने वाला इतना शक्तिशाली शख्स कौन है, जिसने कुछ घंटे में पूरे मौर्य परिवार का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि मौर्य परिवार में एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद थे। उधर युग ये सब देखकर मन ही मन कहता है, अवीर तुम्हें जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। कौन है जिसने अवीर के परिवार को खत्म कर दिया है? क्या सच में मौर्य परिवार खत्म हो गया है? और क्या होगा जब ये सब पता चलेगा? अवीर को जाने का एक ही तरीका है, बने रहिए हमारे साथ।